नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। इसे विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ये स्पेशल मैं बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। बिहार बोर्ड के जितने भी क्लास 9th के बच्चे हैं इसे आसानी से समझ सकें, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज का सबसे मुख्य कारण अगर समझा जाए तो अगर ये क्यों हुआ तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है यूरोप देश का है, यूरोप महादेश का है। समझिए क्यों है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर बात करें तो मध्यकालीन यूरोप में पहले अंधविश्वास बहुत होते थे। लोग अपनी बातों को सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश करते थे और लोगों को मनवाते थे। यूरोप के लोग मध्यकाल में धर्म को लेकर अत्यधिक अहंकारी और कट्टर थे। उनकी पूरी जीवन शैली, शासन और ज्ञान केवल चर्च के इर्द गिर्द घूमता था। कहने का मतलब ये हुआ, ये अपने चर्च को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे। दूसरे की बातों पर ये विश्वास नहीं करते थे। ये सोचते थे कि मेरा चर्च ही सर्वोसर्वा है, इसके आगे कोई नहीं है। आगे समझिए, उस समय इनकी सोच को हम इन मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला क्या समझिए, ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र सत्य मानना। कहने का मतलब है ये अपने धर्म को क्या सर्वश्रेष्ठ मानते थे। सोचते थे मेरा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं। यूरोपवासी ये भी मानते थे कि केवल ईसाई धर्म ही सत्य है और बाकी दुनिया के सभी धर्म अंधकार में है। वही बात इसमें कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तो वह व्यक्ति कट्टर बन जाता है। तो यूरोप मध्यकालीन इतिहास में कट्टर, एक नंबर कट्टरवादी महादेश के रूप में उभर रहा था। वे खुद को ईश्वर द्वारा चुनी गई जाति समझते थे, जिनका काम पूरी दुनिया को सभ्य बनाना और उनका धर्म परिवर्तन करना था। वो समझते थे कि मुझे ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है और मैं अपनी शक्तियों से लोगों का धर्म परिवर्तन कराऊंगा और उसे ईसाई बनाऊंगा। चलिए समझते इसमें। पहला दूसरा पॉइंट क्या है, चर्च की सर्वोच्चता। कहने का मतलब है ईसाइयों में चर्च होता है, चर्च को ही सबसे ऊंचा माना गया उसमें। उस समय यूरोप में राजा से भी ऊपर पोप का स्थान था। पोप चर्च का जो हेड होता है उसे पोप कहते हैं। मतलब जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, उस मस्जिद में मौलाना हेड होते हैं, उसी तरह चर्च में पोप हेड होते हैं। लोगों का मानना था कि पोप सीधे ईश्वर का प्रतिनिधि है। कहने का मतलब है उन्हें ईश्वर ने भेजा है पृथ्वी पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए। चर्च जो कह देता था उसे ही अंतिम सत्य माना जाता था। मतलब अगर चर्च जो फैसला सुना दिया उसे सभी को मानना जरूरी था, मतलब बाध्य था, उसे टाला नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि विज्ञान की कोई भी खोज अगर बाइबल के खिलाफ होती तो उसे अपराध माना जाता था, उसे अपराध माना जाता था। अगर मतलब बाइबल के खिलाफ अगर कोई शब्द बोल दिया कि ये बाइबल में गलत लिखा हुआ है तो उसे अपराध माना जाता था। अगला पॉइंट का बात करें तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता। इसके कहने का मतलब क्या है, यूरोप के लोग धर्म के नाम पर कई अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। जैसे वो मानते थे कि यदि मैं समुद्र में जाऊंगा तो उसके एक किनारे पर जाकर मैं उसके नीचे गिर जाऊंगा। मतलब समुद्र का एक किनारा होगा और उसके नीचे बहुत बड़ी खाई होगी जो अनंत में विलीन हो जाएगी। इसका ये कहने का मतलब था, इसलिए लोग समुद्र में यात्रा नहीं करते थे। चलिए इसी सब मानसिकता से लोग वहाँ जूझ रहे थे। इसी बीच धर्म युद्ध होता वहाँ पर। यूरोप के राजा और आम जनता अपनी धार्मिक पहचान को लेकर इतने उग्र थे कि उन्होंने अपनी पवित्र स्थान वापस पाने के लिए अरबों के खिलाफ कई धर्म युद्ध लड़े। उन्हें लगता था कि वे पवित्र योद्धा हैं और युद्ध में मरना सीधे स्वर्ग का रास्ता है। मतलब उसके सैनिक अरबों से लड़ते थे और शहीद शहीद होते थे तो लोगों को कहा जाता था कि तुम अगर मरोगे, इस धर्म युद्ध के लिए मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। अगर भौगोलिक खोज की तत्कालीन कारण के बारे में बात करें तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था। यह सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण था। कहने का मतलब हुआ 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। यह शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य स्थल मार्ग था। तुर्कों ने इस मार्ग से होने वाले व्यापार पर भारी कर लगा दिया तथा रास्ता रोक दिया, जिसमें यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत और चीन से मसाले और रेशम प्राप्त करना कठिन हो गया। इनके कहने का मतलब है कुस्तुनतुनिया जो जगह था एक व्यापार का स्थान था, जिससे लोग स्थल मतलब जमीन के माध्यम से व्यापार करते थे। यूरोप के भाषा में व्यापार करते थे। लेकिन तुर्क को पहले ऑटोमन साम्राज्य कहते थे, जो मुस्लिम कंट्री था, जिससे युद्ध के कारण वो क्या कर लिए, उसमें यूरोपवासी हार गए, मतलब यूरोप के शासक हार गए और उसने कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया, अपना अधिपत्य कर लिया, मतलब उस पर अपना कब्जा जमा लिया। कब्जा जमाने के बाद यूरोपवासी जो व्यापार करते थे उस रास्ते से जाने से क्या हो गया, बाधित कर दिया तो वो उस रास्ते से अब का व्यापार नहीं कर सकता था, जिस कारण उन्हें नई समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ी। समझते हैं इसको। यूरोप के पश्चिमी देश जैसे पुर्तगाल और स्पेन, मुख्य रूप से पुर्तगाल और स्पेन इसमें आगे रहा है, ने सोचा कि यदि वे समुद्र के रास्ते भारत पहुंच जाए तो उन्हें तुर्कों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और सीधे व्यापार कर सकेंगे। उसने सोचा स्थल मार्ग को ना अपनाकर समुद्री मार्ग क्यों ना अपनाया जाए। तो इसके लिए उसे बहुत सारा क्या चाहिए था, औजार चाहिए था, पैसा चाहिए था। समझते इसको। देखिए अब इसमें क्या वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, इसके लिए समझते हैं। खोजों को संभव बनाने के लिए उस समय कई महत्वपूर्ण तकनीक विकास हुए, जैसे कुतुबनुमा को कंपास बोलते हैं। दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार ने समुद्र के बीच में दिशा का ज्ञान आसान कर दिया। लोग पहले बिना कंपास के समुद्र पर क्या करते थे, बिना कंपास के मदद से समुद्र में यात्रा करते थे, जिससे उन्हें बहुत कठिनाई आती थी। जब दिशा सूचक यंत्र का खोज किया गया, जिससे उसे दिशा का एग्जैक्ट पता लग सका और उसने आसानी से समुद्री यात्रा कर सका। अब समुद्री यात्रा करने के लिए जहाज का होना जरूरी है, तो एक कैरावल नामक जहाज बनाया। पुर्तगालियों ने कैरावल नामक छोटे, तेज और मजबूत जहाज बनाए जो गहरे समुद्र की लहरों को झेल सकते थे। मतलब एक जहाज का, पानी वाले जहाज का निर्माण किया गया जिसका नाम कैरावल था। ये पुर्तगालियों ने बनाया था और छोटा था, तेज था और मजबूत था और समुद्र में जो लहर आती थी उसे आसानी से वो झेल सकता था।
एस्ट्रोलॉब मतलब मैप हुआ, अक्षांश जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग होने लगा। मानचित्र कला कहने का मतलब है जो पुरानी नक्शा था, जो पुराना नक्शा था उसमें बहुत सारी गलतियां थी, जिसके कारण क्या होता है सही दिशा और सही लोकेशन का पता नहीं चल पाता था। उसमें उसमें सुधार लाया गया, मतलब पुराने मानचित्र में सुधार किया गया और नए नक्शे बनाए गए। अब आगे समझते हैं आर्थिक और धार्मिक कारण। यूरोप में बहुमूल्य धातुओं की कमी हो रही थी। उन्हें उम्मीद भी थी कि नए क्षेत्रों में उन्हें सोना चांदी मिलेगा। मतलब लोग वहाँ लग्जरी जीवन जीना पसंद करते थे। सोना चांदी की कमी हुई थी, सोच रहे थे कि नया नए नए जगह जाकर वहाँ से सोना चांदी लाएंगे और हमारा क्या होगा, उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे लोग अमीर होंगे, हमारी ख्वाहिशें पूरी होगी। दूसरा, मसालों का व्यापार। मांस को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय मसालों को, खासकर काली मिर्च की यूरोप में भारी मांग थी। मतलब काली मिर्च, जिसको गोल मिर्च भी बोलते हैं हमारे बोलचाल की भाषा में। मतलब काली मिर्च को लाते थे भारत से और हमारे मतलब यूरोप में अपने मांस को सुरक्षित रखने के लिए उसे उसे प्रयोग में लाया जाता था। तो मसालों का बहुत डिमांड था यूरोप के मार्केट में, भारतीय मसालों का खास करके। धर्म प्रचार, इसके माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार भी हो जा रहा था, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करने में जुड़ गया था। अभी ऐसा क्यों हुआ, धर्म प्रचार क्यों हुआ? धर्म प्रचार के बारे में अगर हम समझे तो समझिए थोड़ा इसका एक टर्म। मध्यकालीन यूरोप और पुनर्जागरण इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि जब युद्ध हुआ अरबों और यूरोप के बीच जब युद्ध हुआ था, तो अरबों ने यूरोप को पराजित कर दिया, जिस कारण उसका जो अभिमान था, जो घमंड था कि उसका जो क्रिश्चियनिटी है, कहने का मतलब जो ईसाईता है, मतलब ईसाई धर्म है, उसका जो सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है, कहने का मतलब उसके अलावा भी कोई है। इसलिए वहाँ के लोग क्या हुए, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किए जिनके बारे में उसे अधूरी जानकारी थी, चाहे अधूरा ज्ञान था, जिनके बारे में वो नहीं जानता था। उनको लगता था कि यूरोप ही इतना ही बड़ा देश है, इसके आगे कोई दुनिया नहीं है। लोग वहाँ से निकलना शुरू कर दिए। इसी को पुनर्जागरण करते हैं, मतलब यूरोप में पुनर्जागरण करते हैं। लोग अपने धर्मों को पढ़ना शुरू किए, दूसरे के धर्मों की किताबों को भी पढ़ना शुरू किए। कहने का मतलब वह 15वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण का काल शुरू हो चुका था। इसमें लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। वही वही बात जो मैंने आपको समझाया। अब लोग केवल पुरानी मान्यताओं पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि साहस के साथ अज्ञात क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार थे। मतलब जो यूरोप में लोग बताए थे, यूरोप के लोग उसमें बता कर रखे थे, ये धरती चपटी है, ये समुद्र चपटा है, ये समुद्र गोल है, मतलब इस तरह की बातें, जो फिजूल की बातें बता कर रखी गई थी, वो सारी बातों को झूठ झूठ साबित करने के लिए लोग दूसरे धर्मों को किताब पढ़ने लगे, यूरोप से बाहर निकलने का कोशिश करने लगे, लोग घूमने लगे, वैज्ञानिक खोजों पर विश्वास करने लगे, जिससे यूरोप में एक पुनर्जागरण हुआ। और जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण ही भौगोलिक खोज का क्या लिया, रूप लिया। उसने जब पुनर्जागरण लिया तो भौगोलिक खोज का भी रूप लिया। और भौगोलिक खोज के माध्यम से उन्होंने समुद्री यात्राओं को सुलभ बनाया, जिस कारण जब समुद्री यात्रा सुलभ हुई तो सर्वप्रथम हमारे भारत में पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा हमारे देश समुद्री मार्ग से मालाबार तट केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जब उसने कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो वहाँ का जो शासक जमोरिन था उसका बहुत स्वागत किया, मतलब भव्य स्वागत किया। कहने का मतलब यही हुआ आपका। तो चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा हमारे देश है, तो समझिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। समझते हैं, देखिए यहाँ पर राजकीय संरक्षण। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से भी हम जानते हैं, तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी और स्पेन की महारानी इजाबेल जैसे शासकों ने नाविकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की, जिससे कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे नाविक लंबी यात्राओं पर निकल सके। और उसने निकला और बहुत सारे खोज किया। अगर वास्को डी गामा अगर आज नहीं, उस दिन नहीं निकला होता, तो आज समुद्री मार्ग की खोज नहीं हो पाता। भारत के साथ यूरोप का व्यापार सही से समुद्री मार्ग के द्वारा नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये हुआ। चलिए मुख्य खोजकर्ता के बारे में समझते हैं। पहला क्या है, बार्थोलोमियो डियाज के बारे में पढ़ते हैं। 1488 ईस्वी में उन्होंने उत्मासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड हॉप की खोज की, जो दक्षिण अफ्रीका में। उसने समुद्री मार्ग से भारत का खोज करना शुरू किया था, लेकिन उसने उत्मासा अंतरिक्ष तक पहुंचकर वहां पर रुक गया और फिर वहां से वो वापस लौट गया, क्योंकि वहां तक वो उसके आगे उसे दिशा समझ ही नहीं आया, इसलिए वहां से वापस लौट गया और उस जगह का नाम रखा केप ऑफ गुड हॉप। ठीक है, अब आगे समझते हैं। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर दी। वहाँ के लोगों को काले रूप में देखा तो लोग सोचा कि भारत मैंने खोज दिया। कोलंबस की जिस कारण उसने वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया। लास्ट में अगर हम बात करते हैं वास्को डी गामा का, जिसने 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय नाविक बने। इनके पीछे उसने भी अफ्रीका तक पहुंचा, उत्मासा अंतरिक्ष होते हुए भारत पहुंचा, जहाँ दक्षिण अफ्रीका में उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उन्होंने उसकी मदद की भारत के रास्ते आने में, और वास्को डी गामा भारत के रास्ते कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और उसका भव्य स्वागत किया गया। ये मैं पहले बता चुका हूँ। वहाँ उसने मुख्य रूप से वह मसाला ही खरीदने आया था, और वहाँ उसने मसाले खरीदे और अपने यूरोपीय मार्केट में जाकर 26 गुना मुनाफे के साथ उसने बेचा। लगभग 26 गुना, कहीं 20 गुना मिलेगा, कहीं 26, कहीं 30, ऐसा ही गुना मिलता है। वो डाटा वो प्रॉपर इसका एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 26 गुना एग्जैक्ट डाटा पर उसने अपने यूरोपीय मार्केट में बेचा। चलिए इसके परिणाम, भौगोलिक खोज के परिणाम किए। भौगोलिक खोजों के परिणाम अत्यंत दूरगामी और क्रांतिकारी साबित हुए। उसने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर रख दिया। इनके कहने का मतलब हुआ कि भौगोलिक खोज के कारण ही लोग भारत से जुड़ सके और भारत से व्यापार करने के लिए अग्रसर हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि तो पहले तो लोग बस यूरोप के कुछ सीमित देश ही भारत के बारे में जान रहे थे, लेकिन जैसे ही भौगोलिक खोज संपन्न हुई, मतलब पूरी हुई, कंप्लीट हुई कि इस रास्ते से भारत आया जा सकता है, जिस कारण बहुत सारे देश भारत आना शुरू किए। मतलब भारत एक व्यापार केंद्र बन चुका था उस समय। समझते हैं।
पहला क्या कारण था? व्यापार वाणिज्य पे प्रभाव। भौगोलिक खोजों ने वैश्विक व्यापार में एक नया मॉडल ला दिया। मतलब लोगों को क्या कर लोगों को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए आसान रास्ता खोज कर रख दिया। दूसरा समझते हैं नई व्यापारिक मार्ग। पहले लोग स्थल के माध्यम से करते थे, बहुत समय लगता था। अब समुद्र के रास्ते से करते, कम समय और कम खर्चे में आराम से लोग कर पाते थे। नए व्यापारिक मार्ग। अब व्यापार केवल थल मार्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्री मार्गों में से जुड़ गया। तीसरा देख समझते हैं व्यापार का केंद्र बदला। पहले व्यापार का मुख्य केंद्र भूमध्य सागर था, लेकिन खोजों के बाद इसका स्थान अटलांटिक महासागर ने ले लिया। पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम और लिस्बन जैसे बड़े शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। चलिए अब आगे समझते हैं। इतने फायदे, भौगोलिक खोज के इतने फायदे हुए, लोग क्या हुए, एक देश दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से जुड़ सके। जिसे बोलते हैं वैश्वीकरण। अगर बोला जा सके तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। उस समय वैश्वीकरण हो चुका था। मतलब लोग एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे, मतलब एक दूसरे देश एक दूसरे से व्यापार करना शुरू कर चुके थे। लेकिन इसका क्या बुरा परिणाम ये हुआ, वहाँ औपनिवेशिक साम्राज्य का उदय हो गया। अगर जो लोग शक्तिशाली ताकतवर होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी के ऊपर अपना शासन करें। यूरोप की नीति ये थी कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो उस पर पूरा मेरा ही अधिकार हो, जिस कारण एक उपनिवेश की भावना उसके अंदर जाके, मतलब उसको गुलाम बनाकर अपने हाथों पर नचाना, अपनी उंगलियों पर नचाना और अपने हिसाब से वहाँ पर व्यापार करना। तो समझते हैं इसको आगे क्या था। या खोजों का सबसे नकारात्मक परिणाम था। पहला क्या था, यूरोपीय देशों ने, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब यूरोप की कंट्री है। यूरोप एक महादेश है, इसमें ये सब देश आते हैं, जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। कोलंबस ने अमेरिका खोजा था, तो अमेरिका भी एक नई खोज थी, जिसे नई दुनिया का नाम दिया गया था। अफ्रीका और एशिया के देशों को अपना उपनिवेश बनाया। मतलब अपना उपनिवेश कहने का मतलब यह हुआ कि अपना एक गुलाम एरिया बनाया। मतलब इस पे पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे ताकतवर देशों का रहेगा। उसके हिसाब से वहाँ व्यापार होगा, उसके हिसाब से वहाँ शासन व्यवस्था भी होगी। उसने धीरे धीरे अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया था। इन देशों के संसाधनों का जमकर शोषण किया गया और उन्हें यूरोप के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तीसरा समझते हैं दास व्यापार कहने का मतलब हुआ, खोजों के बाद विकसित हुई औपनिवेशिक साम्राज्य में श्रम की भारी कमी थी। मतलब अगर खोज हो रही तो उसे मजदूर चाहिए। अब मजदूर कहाँ से मिलेगा? उसने जहाँ उपनिवेश बनाया था वहाँ के लोगों को मजदूर बनाना शुरू किया, मतलब अपना दास बनाना शुरू किया गया। मतलब दास व्यापार होने लगा, मजदूर व्यापार होने लगा, लोगों को बेचने लगा, खरीदने लगा लोग। यूरोप के लोग उसे बेचते हैं। मतलब मजदूर एक तरह का क्या बन चुका, वहाँ के लोग और मजदूर एक तरह का एक मार्केट वैल्यू बन चुका था। जैसे दुकान में कोई सामान बिक रहा, उसी तरह लोग बिक रहे थे उस समय। क्यों? क्योंकि उससे मजदूरी कराया जा सके जबरदस्ती। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका, खास करके अफ्रीकी दासों को पकड़कर अमेरिका और अन्य देशों के बागानों में काम करने के लिए भेजा जाने लगा। यह मानवता के इतिहास का एक काला अध्याय था। लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, लोग काम करते थे बिना पैसे के। चलिए समझते हैं अगला पॉइंट समझते हैं, इसका क्या परिणाम हुआ। ईसाई धर्म का प्रसार। यूरोप में सिर्फ ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था, लेकिन जैसे भौगोलिक खोज हुआ, यूरोप के बाहर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। लोग भारत में भी क्या करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। अमेरिका में भी ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, अफ्रीका में भी ईसाई धर्म के प्रचार करने लगे। यूरोपीय देशों ने न केवल व्यापार किया बल्कि अपने धर्म का भी प्रचार किया। अमेरिका और फिलीपींस जैसे देशों में बड़े पैमानों पर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। मिशनरी जो ईसाई धर्म के होते हैं, उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। समझते हैं आगे थोड़ा सा। अगला पॉइंट के बारे में बात करें, ज्ञान विज्ञान की प्रगति। चलिए, भौगोलिक खोजों ने मध्यकालीन अंधविश्वासों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। जो अंधविश्वास था उसके अंदर किस तरह का अंधविश्वास था, हम बता चुके हैं कि पृथ्वी गोल है ना। मैगलन ने क्या किया, मैगलन एक नाविक था, उसने विश्व की यात्रा की, समुद्री यात्रा की, और यह साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है, ना कि चपटी। उसने पूरे विश्व की सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे पहला चक्कर किसने लगाया, मैगलन ने लगाया। आगे आते हैं, भूगोल और मानचित्र बनाने की कला में क्रांतिकारी सुधार हुए। मतलब जो पिछला नक्शा बना था उसमें सुधार लाता गया। और जो एग्जैक्ट नक्शा जो मिलता है, इसी सुधार का एक क्या है, कारण है, जो आज हमें एक अच्छा नक्शा और सुलभ नक्शा देखने को मिलता है। आगे समझते हैं, खान पान का आदान प्रदान, ये सब नॉर्मल सी बात है। जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नई फसलें एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। जैसे मान लो अमेरिका से आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, तंबाकू और कॉफी जैसी चीज़ें भारत और यूरोप में पहुंची। भारत में ये सब नहीं थी, जिसका क्या था, भौगोलिक खोज के कारण व्यापार हुआ और वहाँ का जो फसल था हमारे भारत में आया और हमारा भारत का फसल उसके देश में गया। मतलब फसलों का भी आदान प्रदान, खान पान का भी आदान प्रदान हमारे भारत और अमेरिका जैसे देशों में होने लगा, यूरोप के जैसे देशों में भी होने लगा। चलिए, आज हम जो आलू और मिर्च खाते हैं वो असल में इन भौगोलिक खोज की ही देन है। आलू मुख्य रूप से हमारे भारत का नहीं है, समझ, मक्का भी मुख्य रूप से हमारे भारत का नहीं है, जो क्या है, अमेरिका का। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भौगोलिक खोज ने दुनिया को एक सूत्र में बांधने का काम किया, मतलब एक डोरी में बांधने का काम किया, जिसे हम वैश्वीकरण की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसने विकास के लिए नए रास्ते खोले, लेकिन साथ ही साम्राज्यवाद और दास्ता जैसी बुराइयों को भी जन्म दिया। तो भौगोलिक खोज के बारे में अगर बात किया जाए, अगर शॉर्ट में हम समझें तो भौगोलिक खोज था क्या? भौगोलिक खोज था मुख्य रूप से समुद्री मार्ग को खोजना। समुद्री मार्ग खोजने का कारण क्या था? अरबों और यूरोप के बीच लड़ाई, धर्म युद्ध के कारण यूरोप का क्या हो गया, जो अभिमान था कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वह टूट गया। और उसने क्या किया, और नए धर्मों को जानने के लिए उनका किताब पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया, जिस कारण यूरोप में पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न हुई। लोग ज्ञान और विज्ञान के बारे में बात करना सही समझने लगा, जिस कारण क्या हुआ, भौगोलिक खोज और भी सरल और सुलभ हो गया। लोग समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देश जाना संभव बनाए और वहाँ जाकर अपना अपना व्यापार करना शुरू कर दिए। तो भौगोलिक खोज मुख्य रूप से यही है, समझ लो। तो सबसे पहले अगर इसे शॉर्ट में समझा जाए तो भौगोलिक खोज में 1498 में सर्वप्रथम हमारे भारत में वास्को डी गामा आया था, जो पुर्तगाल का एक नाविक था।
भारत में आया समुद्री मार्ग। तो कहने का मतलब है हमारे भारत में समुद्री मार्ग के रास्ते से सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। लोग समझते हैं भारत का खोज नहीं हुआ था, भारत और यूरोप के बीच रास्ते का खोज किया गया था पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले की बात किया जाए, बार्थोलोम्यू डियाज ने भी भारत की खोज करने की कोशिश की, लेकिन उसने अफ्रीका के उपमहाद्वीप तक पहुंचकर अपने सफर को समाप्त किया और वहां से लौट गया। फिर उसके बाद कोलंबस ने भी भारत की खोज करने की कोशिश की, लेकिन उसने अमेरिका को खोज कर दिया और वो सोचा भारत को खोज दिया। अमेरिका को सबसे पहले नई दुनिया कहा गया, लेकिन बाद में उसका नाम अमेरिकी वेसुपुची नामक स्पेन नाविक ने उसका नाम अपने नाम पर अमेरिका रखा। यही सब बात है। तो ये पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। अब इसका कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे और देखेंगे कि बनता है या नहीं बनता है। धन्यवाद।